गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों को जोड़ने के कितने नियम हैं। हमें उन सब नियमों को पढ़ना है। साथ में हमें पढ़ना है कि उन नियमों को कैसे उपयोग में लाया जाता है, उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और स्टेप टू स्टेप अपने को ये सारी चीज़ें सीखनी है। थोड़ा सा ब्रीफ में पिछले वाला थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ उसको। हमने जो पढ़ा था वो था यूनिट वेक्टर, बेसिकली कैसे निकाला जाता है, उसमें मोड कैसे निकाला जाता है, सदिशों को लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। परिमाण गुणा दिशा के आधार पर तीन डायरेक्शन में यदि कोई वैल्यू होगी तो अपन उन तीनों को जोड़ लिया करते थे। अब देखिए बच्चों, यूनिट वेक्टर के कुछ क्वेश्चन भी अपन ने किए थे। इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है, ये बार बार याद रखना, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। इकाई सदिश वास्तव में किसी भी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों, यदि अपने को दो सदिश दे दिया जाए, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, जैसे एक सदिश मान लीजिए इस डायरेक्शन में, दूसरा सदिश भी इस डायरेक्शन में, इस तरह से दूसरा सदिश इसी डायरेक्शन में, तो उनको कैसे जोड़ेंगे। एक इधर है दूसरा इधर है, तो कैसे जोड़ेंगे। एक इधर है, इन दोनों के बीच में इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन सबको कैसे जोड़ेंगे, और अपने को ये सारी चीजें पढ़नी, ठीक है। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, मेथड ऑफ लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों को जोड़ने के कितने नियम अपने पास हैं, और उन नियमों के आधार पर जो है वो अपन कैसे किस तरह से अपने स्टेप्स को सोल्व कर पाएंगे वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें अपने को यहाँ डिटेल में पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप हो सके जहाँ तक जो है वो साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक हो गया सदिशों का संयोजन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का संयोजन, एडिशन ऑफ वेक्टर अपन पढ़ रहे थे। अपन पढ़ना है अपने को। इसमें तीन नियम आपको बेसिकली पढ़ने हैं: त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम तीनों का जो फाइनल रिजल्ट है वो एक ही होगा। समझ में आ रही बात। ये अलग अलग परिस्थितियों में सदिशों को जोड़ने के लिए बनाए गए तीन अलग अलग नियम हैं। वास्तव में इनका रिजल्ट एक ही आएगा, सदिशों को जोड़ने से जो आंसर आएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा, अब देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर क्लियरली। मान लो एक सदिश ए है, दूसरा सदिश है बी। ये सदिश ए है, ये सदिश बी है। इस सदिश के पास इसका मान है और दिशा है। इस सदिश के पास भी इसका मान और दिशा है। मान लो मैं आपको कहता हूं कि इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को आपने जोड़ा और कुछ बनाया तीसरा। ये जो तीसरा इनके जोड़ से बन रहा है ना, इसके पास भी अपना मान और दिशा होगी। ये दोनों चीजें अलग अलग सोल्व करनी होगी अपने को। मान अलग से सोल्व करना होगा और दिशा अलग से सोल्व करनी होगी, है ना। बेसिकली ज्यादातर कंडीशन में जो है वो अपन इसके मान की बात करेंगे, और जहां दिशा का यूज आएगा वो वहां मैं आपको दिशा का भी बताऊंगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको जोड़ने से जो राशि मिलेगी, तीसरी राशि जो आपको मिलेगी दो सदिशों को जोड़ने से,
वह राशि मान भी रखेगी और दिशा भी रखेगी, क्योंकि सदिश का जोड़ हमेशा सदिश ही आएगा, इसलिए इसका मान और दिशा साथ में आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए अपन चलते हैं कहानी पर। पहला नियम लिखते हैं, त्रिभुज नियम। सदिशों को जोड़ने का कौन सा नियम? त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं एक के बाद एक वाली दो सदिशों को निरूपित करे तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा उन दोनों के बंद करने वाली तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उन दोनों के योग को व्यक्त करती है। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे, दो सदिशों को प्रदर्शित करे, तो त्रिभुज को बंद करने वाली जो तीसरी भुजा है वो उन दोनों के योग को व्यक्त करती है। देखिए क्या कहानी है इसकी। सबसे पहले ये देखो, मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज बनाते हैं अपन। इस त्रिभुज को मैं नाम दे रहा हूं ए, बी और सी, ठीक है। त्रिभुज की पहली भुजा मैं मान लेता हूं कि ए बी जो है वो एक सदिश को निरूपित करती है और इस सदिश का नाम है पी वेक्टर। देखो मैंने इसके तीर का निशान बना दिया, जिधर इसके तीर का निशान बन रहा है ये देखो, ये वाला, ये इसकी दिशा है। ए से लेकर बी तक का जो सदिश है उस सदिश का नाम है पी वेक्टर, ठीक है। दूसरी क्रमागत भुजा मान लो बी से सी, इस सदिश का नाम है क्यू वेक्टर, है ना। हम ए से बी गए, बी से सी गए, अब त्रिभुज को बंद करने के लिए अपने को सी से ए आना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा, बंद करने के लिए अपने को किधर आना पड़ेगा? सी से ए आना पड़ेगा, तभी तो त्रिभुज बंद होगा। हम ए से बी गए, बी से सी गए, हमें त्रिभुज को कंप्लीट करने के लिए सी से ए आना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो बंद करने वाली तीसरी भुजा है वो विपरीत दिशा में उन दोनों के योग को व्यक्त करेगी। मतलब जो दिशा अभी बना रखी है उधर तो ये बंद हो रहा है, मतलब इधर तो योग को व्यक्त नहीं करेगा, इसके विपरीत दिशा में योग को व्यक्त करेगा। विपरीत दिशा ये रही, योग ये रही, ये रही, ठीक है ना भाई। ए से बी गए, बी से सी गए, फिर सी से ए आना चाहिए था बंद करने के लिए, लेकिन ये कह रहा है कि सी से ए जो है वो तो बंद करने वाली डायरेक्शन हो गई, इसके विपरीत दिशा में जाओ। इसके विपरीत दिशा में जो लाइन है वो इन दोनों के योग को व्यक्त करेगी। अब जो त्रिभुज में हमारे पास बना हुआ है वो है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। दो सदिश हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं इनको व्यक्त करती है। इनका रिजल्ट होगा ये तीसरा, ये इसका रिजल्ट होगा कौन सा? आर वेक्टर। यदि आपको डायग्राम में दिया हुआ हो, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन हो, तब तो अपन सीधा सीधा ये जो तीसरी भुजा है इसको इसका योग मान लेंगे। कायदे से अपने पास ये आ रहा है कि ये आर वेक्टर है, ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, यानी पी और क्यू का योग होगा। ये समीकरण अपने को यहाँ से निकल कर बन रहा है। इसको मैं इक्वेशन एक नाम दे देता हूँ, एक इक्वेशन आगे और सोल्व करूंगा। कहानी इतनी समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। चलिए आर
डायग्राम से दिख गया कि P और Q का जोड़ है, लेकिन भैया P और Q का मान कोई दे दे आपको और आपसे ये पूछे कि भाई बताओ कि इनको जोड़ने से जो R आएगा उसका मान कितना आएगा, तो अपने को वो फॉर्मूला भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? P और Q दोनों का, ये तो वेक्टर फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट का मतलब क्या है, इस समीकरण 1 में तो इनका मान और दिशा दोनों चीजें शामिल है। अब सिर्फ मैं मान की बात करूं, यहाँ इतनी बात क्लियर है। चलो मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूं कि सदिश हमने त्रिभुज एबीसी लिया था, उसकी पहली भुजा AB थी, वो सदिश P वेक्टर को प्रदर्शित कर रही थी। दूसरी भुजा BC थी, वो सदिश Q वेक्टर को प्रदर्शित कर रही थी। तो तीसरी भुजा बंद होनी चाहिए थी C से A में, लेकिन नियम ये कहता है कि विपरीत दिशा में जोड़ को प्रदर्शित करेगी। तो मैंने पहले तो दिशा को विपरीत बनाया और कह दिया ये तीसरा R है, और R किसको प्रदर्शित करेगा, P और Q दोनों के जोड़ को प्रदर्शित करेगा। इतनी कहानी समझ में आई सबको? चलिए, नॉर्मल सी बात है, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब चलिए थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ओह कल वाली क्लास है, तो इसको तो चलो कोई नहीं, अभी मिटा देते हैं। पहले इसको साफ करो। पूरे साफ हो जाओ भैया, आज अपना कोई काम नहीं है। हो गया। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। ये अपना प्रोग्राम है सदिश वेक्टर, मतलब त्रिभुजों के सदिश योग का नियम। चलो बच्चों अब देखते हैं R का मान कितना आएगा। तो R के मान के लिए आपको दो चीजें साइड में पढ़नी पड़ेंगी, है ना। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, आ जाते हैं वापस अपने पास। इस जगह पे साइड में क्या क्या समझना है, अपने को समझना है। पहली बात तो ये कि मान लो ये पहला सदिश है ना, और ये दूसरा सदिश, ऐसे ही था ना। तो कायदे से ये सदिश आगे किधर जाता, इधर जाता, और ये सदिश किधर जाता, इधर जाता। तो इसका तीर इस डायरेक्शन में और इसका तीर इस डायरेक्शन में, दोनों के तीर के बीच में जो कोण बनता है वो इन दोनों के बीच का कोण कहलाता है। समझ में आई बात? जैसे मानो आपसे ये कहूँ कि ये पहला सदिश है और ये दूसरा सदिश है, बताओ इन दोनों के बीच का कोण है। तो पहले तो इनको कहीं मिला लो। हमने कहा कि ये देखो पीछे जाके ऐसे मिलेंगे, तो इसका तीर इधर है, इसका तीर इधर है, इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, थीटा इधर बनेगा। मान लो आपसे मैं कहूँ कि ये एक सदिश ऐसा है और दूसरा सदिश ऐसा है, इन दोनों के बीच का कोण कौन सा है, ये कोण इन दोनों के तीर के बीच का बन रहा है। तो मेरी बात, अच्छा एक सदिश तो ऐसा है, दूसरे सदिश ऐसा है, तो ध्यान से देखो तीर के बीच में, यहाँ से शुरू हो जाओ, दूसरे तीर ये इधर है, तो तीर के बीच में ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरह से दो सदिशों के बीच का कोण कैसे देखा जाता है, उनके तीरों के बीच का कोण देखा जाता है। तो डायग्राम में अपने चेक करो कि दोनों सदिशों के बीच का कोण कौन सा बन रहा है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, दूसरी चीज समझेंगे। फिलहाल अपन त्रिभुज नियम के एक्स्ट्रा कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि ये वाला सदिश तो देखो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और ये सदिश ऐसे है ही, तो ये दोनों के तीर के बीच का कोण हो गया। ये असल में दोनों त्रिभुजों के बीच का कोण है। मैंने इस कोण को नाम दे दिया थीटा। इस कोण को नाम दे दिया मैंने थीटा, कि दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, थीटा। समझ में आई बात? अब आते हैं एक छोटे से और पार्ट पर। फिलहाल तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, आगे उसके और समझाऊंगा जब वो टॉपिक आएगा। सदिशों का वियोजन, मतलब आप सदिश के टुकड़े भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो जरा। मान लो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और ये अपना सदिश है। इस सदिश का नाम है p वेक्टर, और ये x के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इसके दो टुकड़े हो सकते हैं। कौन कौन से दो टुकड़े हो सकते हैं, यहाँ से पार्ट करो तो ये तो देखो इतना पार्ट तो इसका x का है, और यहाँ से करो तो ये इतना पार्ट इसका y का है। तो p के x टुकड़े को मैं px नाम दे देता हूँ, p के y टुकड़े को मैं py नाम दे देता हूँ, और आएगा कितना। अब ये ध्यान से सुनना, जो सदिश जिधर थीटा कोण बनाता है उधर उसका कोस टुकड़ा आता है। ये याद रखो। फिलहाल क्या आता है, कोस का टुकड़ा। मतलब ये पी सदिश इस डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इधर तो इसका टुकड़ा आएगा पी कोस थीटा, और इसके लंबवत जो टुकड़ा होगा वो होगा पी साइन थीटा। बात समझ में आई? कोई सदिश जिधर थीटा कोण बनाता है उस साइड में उसका टुकड़ा कितना आता है,
कोस थीटा का, और उसके लंबवत जो है उसमें कितना टुकड़ा आता है साइन थीटा का। ये टॉपिक आगे और भी आएगा, उसमें और क्लियर करेंगे। फिलहाल इतनी चीजें अपने काम आएंगी तो मैंने बता दी। तो दो चीजें बताइए, तीर के बीच मतलब दो सदिशों के तीर के बीच का जो निशान हो, भाई उसने ये दिया अपने को, डायग्राम दिया तब ये जरूरत है। बाकी तो वो सीधा सीधा कहेगा कि पी का मान इतना है, क्यू का मान इतना है, इनके बीच का कोण इतना है, जोड़ो, तब तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। पर मान लो डायग्राम दे दे, तब अपने को देखना पड़ेगा कि उनके बीच में कोण कौन सा बन रहा है। तो हमने देखा कि कोण इसके बीच में जो बन रहा था वो अपने बना लिया दोनों तीरों के बीच में। दूसरा मैंने कहा कि कोई सदिश जिधर थीटा कोण बनाता है उधर यदि उसका टुकड़ा करना पड़े तो उसका टुकड़ा आएगा कोस थीटा का। जैसे P इधर थीटा कोण बना रहा था, इस साइड देखो, तो इस साइड इसका टुकड़ा आएगा P कोस थीटा, और इसके लंबवत जो दिशा आएगी उसका टुकड़ा आएगा P कोस थीटा। चलिए इतनी कहानी अपने काम की हो गई। अब वापस अपने डायग्राम में आ जाते हैं। आर का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो मैंने क्या किया कि इसको यहां से भी मिलाकर परफेक्ट ट्राइंगल बना लिया। इसको तो आगे बढ़ाया था मैंने ताकि मुझे वो कोण मिल जाए, और इसको मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा के परफेक्ट ट्राइंगल इसमें बना लूं। अब ध्यान से देखो, ये जो आपको क्यू नजर आ रहा है, ये देखो, ये क्यू जो है, ये वाला क्यू भैया, ये क्यू इस साइड इस डायरेक्शन के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो यदि इस क्यू का मैं इस डायरेक्शन में टुकड़ा करूं तो कितना आएगा, यहां तक तो पी है, यहां तक की तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये इसका टुकड़ा है, दिख रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मैं डॉट बना रहा हूं, उसके बीच में कॉस का टुकड़ा आएगा। कितना आएगा कॉस का टुकड़ा, जिधर कोण बनता है उधर कॉस का टुकड़ा आता है। और उसके लंबवत जो पार्ट है, देखो ये इसके लंबवत पार्ट ये हो गया, ये कितना आएगा क्यू साइन थीटा। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं डी। समझ में आई इतनी कहानी। मैंने क्या किया, मैंने देखा क्यू जो है वो मेरे इस डायरेक्शन में जो ए बी वाली डायरेक्शन थी उसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो मैंने उसका टुकड़ा कर लिया। कितना आ गया, थीटा कोण बना रहा है तो उधर कोस का टुकड़ा आएगा, तो ये आएगा कोस क्यू कोस थीटा। और उसके लंबवत जो टुकड़ा आएगा वो क्यू साइन थीटा आएगा। तो ये दोनों अपन ने इसके टुकड़े कर लिए। अब देखो भाई, इसमें अपन आगे बढ़े तो ये कहानी अपने पास अब आ रही है, आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है कि आर जो है वो पी और क्यू के बीच का, पी और क्यू जो है उन दोनों का योग है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए हम जाते हैं त्रिभुज ए बी डी में। दिख रहा है कौन सा, ए सी डी, ए बी डी नहीं, सॉरी मिटा देते इसको। त्रिभुज ए सी डी में क्या हो रहा है, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी पहली बात तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के लिए आप एक प्रमेय लगाते हैं, कौन सी, पाइथागोरस। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो लिख दो इसको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। ये चीज तो बेसिक है। आप कहेंगे कि इस त्रिभुज का कर्ण तो हुआ ए सी, है ना, आधार हुआ ए बी ए डी सॉरी, और लंब हुआ सी डी। फिर अपन इसमें एक चेंज और करते हैं, कर्ण स्क्वायर अपनी जगह है, आधार ए से लेकर डी को दो पार्टों में तोड़ा जा सकता है, कौन सा, ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी का स्क्वायर। क्लियर है। चलो भैया देखो, ए सी तो अपने को निकालना ही था, ये तो आर है। ए बी की वैल्यू ए से लेकर, अब मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, ए से लेकर बी तक की वैल्यू कितनी है, पी। तो पी है तो बिना सदिश के लिख रहा हूँ वैल्यू पर वेक्टर नहीं लगाते है ना, ये तो मान है, चाहे मोड के रूप में लिख दो। अब आप कहोगे कि सर ये मोड पी बताया था मान, तो बिल्कुल मोड के रूप में लिख दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इन जनरल अपन वेक्टर लगाते हैं तब तो वो दोनों चीजों को मतलब दिशा के साथ होता है, और नहीं लगाते तो उसका मान होता है इन जनरल। तो ए बी की वैल्यू हो गई पी डी बी डी, बी से लेकर डी, बी से लेकर डी, ये देखो कितनी वैल्यू है, क्यू कॉस थीटा। तो इसको लिखो क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है, सी से लेकर डी की वैल्यू ये रही क्यू साइन थीटा। तो इसको हमने लिखा क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। अब सोल्व कर लो, आर स्क्वायर बराबर यहाँ लगेगा इस
इसमें मैंने एक गड़बड़ कर दी बच्चों। क्या गड़बड़ कर दी? ये पी स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिर्फ पी आएगा ना। अब अपने को क्या करना है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, देखो q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा दोनों का ही होगा स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में क्या बन रहा है, साथ में बन रहा है 2ab, और यहां से आएगा q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया कि इसमें एक स्टेप और बढ़ते हैं, पी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर, इस पद में से और इस पद में से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये इस तरह से बन जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये हमारे पास, चलो आर की वैल्यू और निकाल देते हैं इसमें फाइनल। तो आर की वैल्यू अपने पास क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये अपने पास आर का फाइनल मान है। ठीक है, दो सदिशों को जोड़ने पर जो उनका रिजल्ट का मान आता है, सिर्फ मान, वो होता है आर, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? अब इसमें देखो, मैंने आपको सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम बताया, पहले तो डायग्राम बताया। मैंने कहा कि क्या हुआ, यदि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं AB और BC दो सदिश हैं P और Q, तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में इन दोनों के जोड़ को प्रदर्शित करेगी, जिसको मैंने R लिख दिया, और कह दिया कि R जो क्या है वो P और Q का जोड़ है। समीकरण 1 में लिख दिया इसको। फिर मैंने कहा कि इस R का मान कैसे निकालूंगा, इस R का मान निकालने के लिए मैंने Q के टुकड़े किए। टुकड़े करने मैंने आपको अलग से सिखाए थे, जिधर थीटा बनता उधर कॉस का टुकड़ा और उसके लंबवत साइन का टुकड़ा। तो कॉस का टुकड़ा आ गया और उसके लंबवत पार्ट में हमने साइन का। देखो ये दोनों लंबवत पार्ट है, कंफ्यूज मत होना, ये एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है ना, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत पार्ट है। तो जिधर थीटा बनता उधर कॉस का टुकड़ा और जिधर उसके लंबवत जो है वो साइन का टुकड़ा। फिर मैंने देखा कि ये तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो मुझे आर की वैल्यू मिल गई। ये है त्रिभुजों को जोड़ने, सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बाकी जो दोनों नियम हैं, समांतर चतुर्भुज नियम या फिर बहुभुज नियम, वे भी इसी के पार्ट हैं, उनका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले अपन ट्राइंगल लॉ यानी सदिशों को जोड़ने को ढंग से समझेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ढंग से समझने का मतलब है अपने पास तो यही है कि इसके क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन करेंगे तभी अपने को इसकी थोड़ी बहुत कहानियां समझ में आएंगी, और उसके बाद अपन, अच्छा अब अपने को देखो, कोई कहते मान तो आ गया, लेकिन दिशा का निर्धारण कौन करेगा? हम ही करेंगे भैया, कोई दूसरा तो आना नहीं, है ना, मेरे को और आपको ही करनी है। तो चलिए करते हैं अपन परिणामी सदिश की दिशा का निर्धारण। परिणामी सदिश की दिशा का निर्धारण। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से समझो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और इनके बीच की उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, या फिर एक्स की दिशा वाई की दिशा, यही काम में लेते हैं अपन। लेकिन भैया मान लो आपसे ये कोई कहे कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, कोई इनके जस्ट बीच में गया, तब तो आप कह दोगे कि नॉर्थ साउथ गया है, नॉर्थ ईस्ट गया है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट गया है। लेकिन आपको कोई कह दे कि इधर थोड़ा सा इस डायरेक्शन में गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन है?
इसका कोई नाम थोड़ी है। तो हम क्या बताएंगे, हम इसका एंगल बता देंगे कि कितने डिग्री पर गया है, फिर पता लग जाएगा। कोई कहे जैसे इधर गया, तो यदि मैं इस डायरेक्शन का नाम तो मेरे पास है नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि नॉर्थ से 5 डिग्री पर गया है, तो हो गई दिशा का निर्धारण। तो दिशा के निर्धारण के लिए आप कोण ज्ञात कर लो। तो चलते हैं अपने डायग्राम में, और यहाँ डायग्राम को अपन दोबारा बना लेते हैं। दिशा के निर्धारण में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा डायग्राम क्या था, हमारा डायग्राम ये था, एक सदिश ये था, फिर दूसरा सदिश ये था, फिर तीसरा सदिश ये था, है ना। ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है, ये तीसरा सदिश, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये पी वेक्टर था, ये क्यू वेक्टर था, ये आर वेक्टर था, है ना। फिर अपन ने इसको यहाँ से आगे मिलाया था, इसको यहाँ से मिलाया था, ये दोनों के बीच का बनने वाला कोण था, ये क्यू कॉस थीटा आया और ये क्यू साइन थीटा आया। अब कोई कहे कि इसकी दिशा का निर्धारण करो, तो ये रही इसकी दिशा, ये रही। ये कोण निकालो, पता लग जाएगा कि x से कितनी पर है, y से कितनी पर है ना। इस डायरेक्शन को अपन x कह देते हैं, या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के हिसाब से पूर्व कह देते हैं, जो भी वो नाम दे उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं इसका कोण निकालूं तो मुझे इसकी दिशा पता लग जाएगी। तो ये कोण अल्फा निकाल रहे हैं अपन दिशा का निर्धारण के लिए। तो देखो ध्यान से, मैं इस त्रिभुज में क्या सोल्व करूंगा, त्रिभुज ए डी सी में मैं टेन अल्फा निकालूंगा। टेन अल्फा क्या होता है, टेन होता है लाल बट्टा कक्का के हिसाब से लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार मैंने निकाला, तो इस त्रिभुज का लंब तो हो गया ये रहा सी से डी, और आधार हो गया ए से डी। तो चलो, ये तो हो गया सी डी और ये हो गया ए डी हो गया बच्चों। चलो कोई बात नहीं, टेन अल्फा बराबर सी डी की वैल्यू है क्यू साइन थीटा, और ए डी की वैल्यू है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो मुझे तो अल्फा निकालना है। अब कौन से, मतलब टेन को उधर भेज दो, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब आप कहोगे कि सर ये इनवर्स वाला क्या फिड़का है। पहले तो ये क्या हो गया ये, पहले तो ये समझो कि मैंने उसका एंगल निकाला है। अब मैं कह दिया कि भाई आर की दिशा किधर होगी, पी से अल्फा कोण बनाते हुए होगी, और अल्फा का मान कितना, ये रहा 2 डिग्री 5 डिग्री, ये जितने भी आएगा बता दूंगा। मान लो ये 10 डिग्री आता है, तो मैं कह दूंगा उसकी दिशा पी से, ये देखो पी से कितनी डिग्री है, 10 डिग्री। 15 आएगा तो कह दूंगा पी से 15 है, 20 आएगा तो कह दूंगा पी से 20 डिग्री पर है, ठीक है। अब देखो ये इनवर्स वाला क्या झमेला है। यदि आपको कोई पूछे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि √3/2 होगी, है ना। यदि आपको कोई कहे कि साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 60 डिग्री होगी। डिग्री से वैल्यू निकालने के लिए तो अपन साइन काम में ले रहे हैं, और वैल्यू से वापस डिग्री निकालने के लिए इनवर्स फंक्शन हो गया ना, उल्टा काम कर रहे हैं अपन। तो इसके लिए अपन इनवर्स लिखते हैं, साइन इनवर्स, है ना। क्या हो रहा है, यदि आपको डिग्री से वैल्यू निकालनी है तो ये तरीका तो आप सीखते आए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन आपको यदि वैल्यू से डिग्री पूछे तो उसको लिखने का तरीका क्या है, साइन इनवर्स 3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी। समझ में आ रही बात। तो ये इनवर्स है, तो यहाँ से कोई वैल्यू आएगी, यहाँ से कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को अपन टेन इनवर्स में रखकर उसके कोण का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रही। अच्छा, कुछ वैल्यू कुछ ऐसी, जैसे मान लो इसको आपने सोल्व किया और यहाँ पे आ गया 1.9। अब आप तो कहेंगे कि सर 1.9 तो अपने को कोण की कोई वैल्यू पता ही नहीं। कोई बात नहीं, यदि आपको पता नहीं है तो आप उसी रूप में उसको छोड़ देना। यहाँ तक समझ में आई बात। यहाँ तक मैंने आपको क्या सोल्व करवाया है, यहाँ तक मैंने आपको सोल्व करवाया है, एक तो त्रिभुज नियम का डेफिनेशन, त्रिभुज नियम का स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद में हमने डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, उसी में अपने आर की वैल्यू निकाली और आर की दिशा निकाली। दिशा मतलब कोण निकाल लो, 45 डिग्री आएगा तो उसके हिसाब से बता देंगे, नॉर्थ पूर्व वगैरह जो भी है। तो ये सब कहानियां यहाँ तक हो गई। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। और एग्जाम्पल हमने लिया, चलो इस तरह से ले लेते हैं।
इनका परिणामी क्या आएगा। देखिए क्या हुआ है, आपको दो सदिश दिए गए, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बाद में करता हूँ, इस क्वेश्चन को अपन यहाँ से उठाते हैं और बाद में इसको करेंगे। पहले अपन इसकी स्पेशल कंडीशन करते हैं। पहला, यदि दो सदिश समान दिशा में हों, यदि दो सदिश समान दिशा में हों, जब सदिश शुरू किया था तब मैंने आपको समान दिशा का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपसे कहा था कि दो सदिश समान दिशा में होने का मतलब है उनके बीच का कोण 0 होगा। अरे पहले वाला भी इधर है भैया, दूसरे वाला भी इधर है, तो इनके बीच में तो कोई कोण बना ही नहीं तीर से तीर के बीच में, तो इनके बीच का कोण कितना है, 0 है। ऐसी स्थिति में कहेंगे कि यदि दोनों सदिश समान दिशा में हैं, कंडीशन फर्स्ट है ये, कंडीशन फर्स्ट, दोनों सदिश समान दिशा में हैं तो इनके दोनों सदिश समान दिशा में हैं तो इनके बीच का कोण हो जाएगा इस स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ तो आर की वैल्यू को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा मैं। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा, कोण की वैल्यू 0 है, आगे कोई भी वैल्यू आए ये कन्फर्म है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बनेगा आर बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। तो आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, अंडर रूट के अंदर देखो क्या बनेगा, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है और फिर अंडर रूट हटाएंगे तो होल स्क्वायर भी हट जाएगा, तो r की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, r की वैल्यू आपके पास आएगी p प्लस क्यू। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि यदि दो सदिश समान दिशा में हो तो उनको डायरेक्ट जोड़ दो मान के लिए, ऐसा ही हो रहा है क्योंकि कोण की वैल्यू 0 आएगी, समान दिशा के सदिश डायरेक्ट जोड़ेंगे p प्लस क्यू, और दिशा का कोई लोचा नहीं है, जो उनका परिणामी आएगा वो भी उन्हीं की दिशा में आएगा। भाई मैंने कहा कि 5 मीटर उत्तर 5 मीटर उत्तर 2 है, तो आंसर बताओ तो 10 मीटर उत्तर, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा एक चीज और देखना, ये दोनों सदिशों को जोड़ने से बनने वाला मैक्सिमम वैल्यू होती है, दोनों सदिशों को जोड़ से बनने वाली ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यदि p और q का जो भी मान आपको दिया गया, मान लो एक का मान 5 दिया गया, एक का मान 4 दिया गया है, तो दोनों के जोड़ से मैक्सिमम मान आपको कितना मिल सकता है, 5 प्लस 4 बराबर 9 मिल सकता है, वो भी तब जब वो दोनों समान दिशा में हो, इससे बड़ा मान नहीं मिल सकता। चलिए कंडीशन सेकेंड पढ़ते हैं। पहला कंडीशन समझ में आई, दोनों यदि समान दिशा में हो तो डायरेक्ट जोड़ लो। कंडीशन सेकेंड, यदि दो सदिश विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा का मतलब है एक तो इधर है दूसरा इधर है, तो इनके बीच में अभी देखा था कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। इस स्थिति में थीटा बराबर 180 डिग्री बनेगा या पाई बनेगा, एक ही बात है ना। तो आर को जोड़ते हैं अपन, देखो क्या बन रहा है, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, कोण की वैल्यू कितने लिख सकता हूँ, कोस पाई या कोस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, निकाल के देख लो, चाहे ये भी सिखाया हुआ है, ग्राफ भी बनाया हुआ है, उसमें आ रहा था साफ साफ, देखो याद दिला दूं मैं आपको, ऐसे ग्राफ बनता था, ये 0 डिग्री का पॉइंट होता है, ये 90 डिग्री का पॉइंट होता है, ये 180 डिग्री का पॉइंट होता है। मैंने दिखाया था कि 180 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है, -1, 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी, +1, है ना। तो ये वाला याद है आपको, तो cos 180 की वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो ये कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, और यहाँ पे आ रहा है -1, है ना। तो -1 इससे गुणा होकर क्या बनेगा,
माइनस 1 इससे गुणा होकर बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq। इसको जब मैंने यहाँ से देखा तो पता लगा मुझे कि ये r बराबर अंडर रूट पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो हट जाएगा भैया, r बराबर ये क्या बनेगा p माइनस क्यू बनेगा, और दो यदि विपरीत दिशा में है तो p माइनस क्यू आएगा, है ना। अब ये आपको p माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, यदि भैया आपको p में से q घटाने की कह रहा है तो p में से q घटाओ, और यदि आपको q में से p घटाने की कह रहा है तो q में से p को घटाओ, जैसा भी वो कह रहा है वैसा हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, वो ये है कि ये वैल्यू जो है p माइनस क्यू, ये दो सदिशों से मिलने वाली क्या है, मिनिमम वैल्यू है। कब मिलेगी, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। भाई समान दिशा में है तो p प्लस क्यू, विपरीत दिशा में है तो p माइनस क्यू। क्लियर है, सीधा सीधा। अच्छा, तीसरा इसमें वैसे तो इम्पोर्टेंट खास नहीं है, लेकिन चलो अपन कर रहे हैं तो लिख लेते हैं। कंडीशन थर्ड, यदि दो सदिश लंबवत हों दो सदिश लंबवत होने का मतलब है इस स्थिति में थीटा कितना बनेगा, अरे लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। एक इधर है दूसरा इधर है, तो दोनों लंबवत होंगे तो दोनों के बीच का कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना। तो r बराबर क्या आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये तो याद हो जाएगा, इतनी बार आप प्रैक्टिस करोगे। क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना, अंडर रूट के अंदर, भूलना मत। अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बच्चों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, अभी ग्राफ में बताई थी, 0 होता है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो r बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। तो ये इतनी वैल्यू अपने पास बची रहेगी, एक्स्ट्रा को हटा देते हैं, तो कोई काम का नहीं। तो ये अपने पास तीसरी कंडीशन आ गई कि दो सदिश समान दिशा में हैं तो उनको जोड़ दो, दो सदिश विपरीत दिशा में है तो उनको घटा लो, है ना, p माइनस क्यू कर लो, और यदि लंबवत है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। बात समझ में आई। चलिए अब वो क्वेश्चन अपन वापस से लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। पहला था a वेक्टर बराबर 2 और दूसरा था b वेक्टर बराबर 3, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री, बीच का कोण थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो परिणामी ज्ञात करो। तो r बराबर सीधा सीधा लगाओ अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो a और b है तो p और q क्यों लिखे, a और b को जोड़ना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। p और q को जोड़ रहे थे तो p और q के पद लिख रहे थे, a और b को जोड़ेंगे तो a और b के पद लिखेंगे। r बराबर a की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 2, 2, 3 और cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है अभी निकाल लेते हैं। देखो cos 60 की वैल्यू मुझे तो पता है, आप याद कर लो, 4 प्लस 9 प्लस ये कितना बन रहा है, देखो 3 दूनी 6, 6 12, 12 गुणा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 तो ये 6 आएगा। तो r बराबर अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 6, तो ये भैया कितना बना, अंडर रूट 19 बना। अब अंडर रूट 19 का मान यदि आप परफेक्ट स्क्वायर में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू जो है अंडर रूट 19 आएगी, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सदिशों को जोड़ने से संबंधित जो है वो त्रिभुज नियम पढ़ा है ना। त्रिभुज नियम आगे भी जो नियम पढ़ेंगे उनका भी रिजल्ट तो यही होना है, लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए तो बच्चों आज के क्लास में जितना पार्ट हमने हुआ है उसमें मैंने थोड़ी बहुत जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चलने की कोशिश की ताकि आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर सकें। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ बच्चों,
और मैं ये आपको सजेशन देता हूँ कि ये जो अपन ने आज टॉपिक पढ़ा है ना, सदिशों का संयोजन, है ना, और जो अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं सदिश वाला, तो इसका आप जो है वो, जैसे ये वीडियो जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो पेन और अपना कॉपी साथ लेके बैठें, ताकि आप इसके नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम। तो चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बचा हुआ पार्ट जो इसका है सदिशों के संयोजन का, नेक्स्ट पार्ट जो है, और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। अभी सदिशों के संयोजन का मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल उठाया, इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन आपकी किताब से भी उठाएंगे, और भी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन उठाकर इसको एकदम क्लियर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।